नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम अधिभाष भूगोल में देखेंगे ग्रामीण आकारिकी के अगले भाग को। तो इससे पहले अगर आपने ग्रामीण आकारिकी का जो पहला भाग है वो नहीं देखा है तो पहले वो वाला देखिए, तभी आपको आगे समझ आएगा, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखिएगा। तो ग्रामीण आकारिकी में हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, भौतिक प्रतिरूप को देखा था, यानी कि भौतिक आकारिकी को हमने देखा था कि कोई भी गांव होता है तो उसकी आकारिकी जो होती है वो कैसी होती है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या कि कार्यात्मक आकारिकी के आधार पर, यानी कि कोई भी जो ग्रामीण प्रतिरूप होता है उसका कार्यात्मक आकारिकी किस प्रकार की होती है, उसके कार्यात्मक आकारिकी को हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे लिखना है, देखिए कार्यात्मक आकार की इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ की जो भूमि है उस क्षेत्र की, उस भूमि का क्या यूज हो रहा है, यानी कि किस प्रकार का उपयोग हो रहा है, लैंड यूज हम इसमें पढ़ते हैं मुख्य रूप से। तो या तो वहाँ पे मकान बने होंगे तो उसको बोलेंगे निर्मित क्षेत्र हो जाएगा, और या तो वहाँ पे मैदान वगैरह होंगे, या फिर जो अन्य खाली स्थान पड़े रहते हैं जहाँ पे खेती वेती के कामों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, चारागाह टाइप के होते हैं। तो आकृषित भूमि यानी जहाँ पे जिन ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कृषि नहीं की जाती है उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है वो। फिर तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है, जो कृषि भूमि में शामिल होता है। तो इसमें हम 3 तरह के जो क्षेत्रों की बात करेंगे। तो चलिए कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उसमें। तो कार्यात्मक आकारिकी से अभिप्राय है कि ग्राम वासियों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं एवं भूमि उपयोग से है। ग्राम में कार्यात्मक आकारिकी को सामान्यतः निम्नलिखित कार्यात्मक पेटी में बांटा जा सकता है। तो पहले कौन सी पेटी होगी, निर्मित क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर पंचायत घर बना हो, जहाँ पर लोगों का निवास स्थान हो, जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों का मकान हो, उसको इसमें शामिल किया जाता है। जहाँ पे नहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जाता है, इसके अंदर सड़क वगैरह भी जो होती है गांव की, वो भी इसी में ही शामिल की जाती है। फिर दूसरा है आकृषित भूमि। तो आकृषित भूमि जो होती है वो जो खाली पड़ा स्थान होता है जहाँ पे कोई भी निर्माण का कार्य नहीं होता है किंतु कृषि भी नहीं होती है उस क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं आकृषित भूमि। फिर तीसरा क्या है आपका, कृषि भूमि। तो जो कृषि भूमि क्या होगी, जो कृषि के कार्यों में शामिल की जाती है उसको बोलेंगे कृषि भूमि। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, इसको लिखना कैसे आपको है। तो पहला हम देख लेते हैं निर्मित क्षेत्र। तो जो हमने अभी बोला है वही यहाँ पे लिख देना आपको। यह गांव का बसा हुआ भाग है जिसमें भूस्वामी, कृषक, खेतिहर मजदूर तथा विभिन्न सेवक जातियां जो हैं अलग अलग प्रखंडों में अपने मकान में निवास करते हैं। फिर इसी भाग में धार्मिक स्थल भी होते हैं, दुकान होती है, सामुदायिक केंद्र होते हैं, पंचायत घर होता है, विद्यालय होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि स्थित होते हैं। तो ये रहा हमारा निर्मित क्षेत्र। फिर देख लेते हैं आकृषित भूमि। तो बसाव क्षेत्र से संलग्न, यानी कि बसाव का जो क्षेत्र है, मान लो कोई ये क्षेत्र है यहाँ पे बसा हुआ एरिया है, ये टोटल एरिया ये हो गया। फिर बसाव क्षेत्र से साथ साथ इसके आसपास का जो एरिया होता है, तो वही लिखा हुआ है, बसाव क्षेत्र से संलग्न भाग में किसानों के क्या होते हैं, खलिहान होते हैं, क्रीड़ा स्थल होते हैं, तालाब होता है, कंपोस्ट गड्ढे होते हैं, शमशान घाट होता है, बाग बगीचे होते हैं इत्यादि स्थित होते हैं। तो इसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं आकृषित भूमि के अंतर्गत। फिर हम देख लेते हैं कृषि भूमि के अंतर्गत। तो कृषि भूमि के अंतर्गत क्या होगा, जो बचा हुआ एरिया बचा गाँव का, तो जहाँ पे क्या है बसाव और आकृषित भूमि से संलग्न भाग, यानी कि उसके आसपास का एरिया, वह ग्राम सीमा तक, जहाँ तक गांव की सीमा है तक कृषि भूमि का विस्तार होता है। इसी भाग में क्या अपवाह तंत्र हो गया, ग्राम वानिकी हो गई, सड़क आदि का विस्तार होता है। कृषि भूमि में सामान्यतः बसाव क्षेत्र से ग्राम सीमा तक भूमि उपयोग गहनता कम होती है। तो जैसे जैसे मान लो ये आपका बसाव केंद्र हो गया यहाँ पे और गांव का सीमा ये हो गया, तो जैसे जैसे बसाव के केंद्र से हम दूर जाते जाएंगे तो जो कृषि गहनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये एक खास बात होती है इसकी। जिन गांवों में ग्राम क्षेत्र अधिक होता है वहाँ यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, यानी जो बड़े बड़े गांव होते हैं जिनके ग्राम की सीमा बड़ी होती है वहाँ पे ये प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। बसाव क्षेत्र से निकट वाली कृषि भूमि में क्या होता है, साग सब्जी हो गया, पशु चारा की प्रधानता होती है।
यह कृषि क्षेत्र गहन भूमि उपयोग पेटी भी कहलाता है। यानी कि जो गांव के आसपास का जो क्षेत्र होता है, कृषि भूमि होती है, वहाँ पे साग सब्जी, पशु चारे की प्रधानता और कृषि क्षेत्र में इंटेंस क्रॉपिंग की जाती है। वहाँ पे ऐसी फसलों को उगाया जाता है जो ज़्यादा उपयोगी होती हैं, जिनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है गांव वालों के द्वारा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, गहन भूमि उपयोग पेटी भी इस क्षेत्र को बोला जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, जो ग्राम कार्यात्मक आकारकी के अध्ययन में, जो ग्राम कार्यात्मक आकारकी है उसके अध्ययन में ग्राम क्षेत्र दूरी, तो ग्राम क्षेत्र दूरी हो गया, खेत का आकार प्रतिरूप हो गया कि कैसे आकार के हैं, तथा भूमि उपयोग प्रतिरूप के विश्लेषण एवं मानचित्र पर इस पर बल दिया गया है। यानी इन चीज़ों को करने के लिए क्या है, मानचित्रों पर बल दिया गया है और भूमि उपयोग किस प्रकार का हो रहा है, इन सब चीज़ों पे ग्राम आकारकी के अध्ययन में इनमें बल दिया गया है। अब हम आगे देखेंगे सामाजिक आकारकी। तो सामाजिक आकारकी को देखेंगे तो सामाजिक आकारकी में क्या है, जो गांव की सामाजिक आकारकी से अभिप्राय गांव के विभिन्न खंडों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बसाव से है। इसका मतलब क्या, आपको पता है कोई गांव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या है, एक धर्म वर्ग के लोग जो कुछ विशेष क्षेत्रों में ही देख पाए जाते हैं या फिर वो रहते हैं। ऐसा इन सब चीज़ों के आधार पर जब हम गांव के आकारकी को हम निर्धारित करते हैं तो उसी को ही क्या बोलते हैं, सामाजिक आकारकी। तो पहले इसको हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि गांव की जो सामाजिक आकारकी होती है वो किस प्रकार की होती है सामान्यतः। तो सामान्यतः हम देख लेते हैं कि इस तरह की पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देखिए लोगों के आवास स्थान को दिखाया गया है। ये तो जो आर है वो किसको सिंबल दिखा रहा है, राजपूत को दिखा रहा है, बी से ब्राह्मण दिखा रहा है, के से कायस्थ को दिखाया गया, एल ओ से लोहार है, एल से लोध है और के यू से कुम्हार है और बी एन से बनिया है और एन से नाई होता है। और क्या दे रखे हैं देखिए, ए हो गया और ए से अहिर लोग हो गए, ए से अहिर हो गया, यू से क्या है अनटचेबल यानी कि अछूत हो गए, एम से मुस्लिम दिखाया गया है, वाई से यादव को दिखाया गया है। तो अब हम इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पर चित्र में कि कौन किस तरह की बसावट किस प्रकार की पाई जाती है गांव में। तो आप देखेंगे गांव में किस प्रकार की बसावट पाई जाएगी। देखिए सबसे जो बीचों बीच में, जो गांव के बीचों बीच यानी केंद्र में किसका मकान होगा, किसकी बसावट होगी, वो राजपूतों की होती है। फिर राजपूत, उसी के आसपास की कौन सी जाति के लोग मिलेंगे, ब्राह्मण हो गया, कायस्थ हो गया, लोध हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, बनिया हो गया, नाई हो गया और अहिर हो गया। और जो आप देखेंगे यहाँ पे दूर में कौन से स्थित है, जो अछूत लोग हैं वो दूर, उनके मकान कहाँ मिलेंगे, गांव के एक कोने में मिलेंगे, मुख्य गांव से थोड़ा दूर मिलेंगे। क्योंकि जो भारतीय समाज में जो है क्या है, अछूतों के साथ दूरी बनाने का रिवाज जो चला आ रहा है उसकी वजह से ऐसा होता है गाँव में, उस तरह की आकार की आपको दिखाई देगी। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ के खेतों के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ की ज़मीन का जो उपयोग होता है वो किस तरह का उपयोग होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये तो क्या हो गया आपका जो बना हुआ क्षेत्र हो गया आपका, आकृषित क्षेत्र बोलते हैं या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, जो निर्मित क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे तो मकान बन गए। फिर इसके आसपास क्या होगा, खलिहान, खेत खलिहान हो गया, खेल के मैदान हो गया, उपला घर मतलब जहाँ पे कंडे अंडे गोबर के जो पाथे बनाए जाते हैं वो सब, फिर कंपोस्ट खाद वगैरह हो गई, ट्यूबवेल वगैरह हो गया। अब देखिए इसके बाद जो खेत देखेंगे तो अधिकतर आपको जो दिख रहा होगा आर आर आर, हर जगह क्या दिख रहा है, आर, यानी कि राजपूतों का ज़्यादा वर्चस्व है, यानी जो अमीर वर्ग है उसी के ही सबसे ज़्यादा मात्रा में खेत दिखाई देंगे आपको। कुछ मात्रा में यादव लोगों के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। फिर कुछ मात्रा में अन्य लोगों के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे खेत। फिर यहाँ पे अहिर लोगों के हैं, यहाँ पे मुस्लिम लोगों के खेत हैं। तो कहने का मतलब जो वहाँ की जो प्रभुत्वशाली जो जाति होती है उसी का ही वर्चस्व जो होता है गांव के केंद्र में भी होता है, और जो उसका जो कृषि का क्षेत्र है वहाँ पर भी इन्हीं का ही जो क्या होता है, वर्चस्व होता है। तो ये हमने देख लिया भू स्वामित्व का प्रतिरूप, यानी कि किसका जो है स्वामित्व फैला हुआ है। तो इस तरह के आपके प्रतिरूप गाँवों में दिखाई देंगे। अब लिखना कैसा है इसको, तो सामाजिक आकारकी में हम यही लिखेंगे। तो कैसे लिखना है आप देख लीजिए, सामाजिक आकारकी से अभिप्राय गांव के विभिन्न खंडों में, तो अलग अलग ब्लॉक्स बन जाते हैं।
में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बसाव से है। कुछ विशिष्ट गांव कुछ विशिष्ट समाज द्वारा बसे होते हैं, परंतु बड़े गांव में एक से अधिक सामाजिक वर्ग के लोग निवास करते हैं। जो बड़े बड़े गांव होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सामाजिक वर्ग के लोग निवास करते हैं। भारत का सामाजिक वर्ग जो है मुख्यतः जो है 4 वर्गों में विभाजित है। तो कौन कौन से लोग होते हैं? पहला होता है भूस्वामी या फिर कृषक, जो यानी कि ज़मीन के मालिक हैं। फिर दूसरा क्या होता है? भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो जो भूस्वामी होते हैं इनके खेतों में काम करते हैं। फिर तीसरा वर्ग कौन सा होता है? जो शिल्पकार होता है, यानी कि जो काम करते हैं, जैसे बढ़ई लोहार इस टाइप की जो शिल्प का काम करते हैं वो हो गया। बनिया वगैरह सब इसी में रहेंगे। फिर सेवक जातियाँ होंगी, जो अछूत जातियाँ हैं वो उनको सेवक जातियाँ कहते हैं। तो ये सब जो है इन सब के कार्यों, इन सब जो वर्ग हैं इनको, इनके कार्यों के लिए जो है ये सेवक वर्ग होता है, उनकी सेवा के लिए। अब देख लेते हैं आगे लिखना कैसे आपको है। तो सामान्यतः जो बड़े या सघन गांव में किसी एक विशेष धर्म या वंश से संबंधित लोग गांव के विशिष्ट भाग में रहते हैं। यानी कि जो मेन विशिष्ट भाग है, कोर एरिया है गांव का, वहाँ पे जो है एक गांव में जो है एक धर्म या फिर एक समूह से जुड़े विशिष्ट लोग रहते हैं वो, तथा इनसे क्या है संबंधित गलियों का, जल स्रोतों का, धार्मिक स्थानों का नामकरण भी क्या होता है सामुदायिक नामों के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो उनके गलियों के नाम हैं, जल स्रोतों के नाम हैं या फिर धार्मिक स्थान है, तो उनका जो नाम जो होगा, नामकरण किसके आधार पर होगा? जो उस वर्चस्वशाली वहाँ के लोग होंगे, जो समूह के लोग होंगे, उसके नाम पर किया जाता है। फिर भारतीय ग्रामों की जो आंतरिक संरचना है वो भौतिक कारकों के साथ साथ सामाजिक दशाओं, विशेषकर जाति प्रथा का मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्योंकि भारत में क्या है, जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा जकड़ा हुआ है ना समाज को, तो ऐसे में क्या है इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सामान्यतः ग्रामीणों की क्या है आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं कार्यात्मक विशिष्टता लंबे समय से चली आ रही जाति व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है, जिसके कारण क्या है गांव का बसाव जो है, बसाव प्रतिरूप, भवन विन्यास, यानी भवन विन्यास मतलब भवन किस टाइप के बने होंगे, एवं उनका आकार, खेत का आकार एवं प्रतिरूप, ग्राम खेत दूरी तथा फसल प्रतिरूप, यानी कि ग्राम खेत दूरी का मतलब दूरी कितनी उनके बीच में है, तो उसको बोलते हैं ग्राम और खेत की दूरी, तथा फसल प्रतिरूप इत्यादि क्या है इससे प्रभावित होते हैं। अतः भौतिक आकार की, कार्यात्मक आकार की एवं सामाजिक आकार की के एक समय विशेष के अंतर संबंध का प्रतिफल ही क्या होता है ग्राम आकारिकी का परिचायक है। ये क्या हमने कर दिया यहाँ पे कंक्लूजन हो गया। ये ग्राम आकारिकी का क्या है कंक्लूजन है, यानी कि ग्राम आकारिकी में 3 चीज़ें शामिल होती हैं और तीनों क्या है अंतर संबंधित हैं। पहला क्या होगा भौतिक आकार की हो गया, दूसरा क्या हो गया कार्यात्मक आकार की हो गया, और तीसरा क्या होगा सामाजिक आकार की। और इनका क्या है एक समय विशेष पे जो है इनके मध्य जो अंतर संबंध होता है, इनका ही प्रतिफल क्या होता है आपका ये ग्राम आकार की। तो ये हमने देख लिया, और इसमें आप ये चित्र जरूर बनाएंगे, चित्र नहीं बनाएंगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे। तो चित्र तो आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, बीच में वर्चस्वशाली जाति को दिखा देना है, बाद में उसके साइड में जो है उससे जो कम निचले स्तर की जो है वो दिखा देना है आपको, और अछूतों को सबसे दूर दिखा देना है यहाँ पर है। और ऐसे ही फिर ये यहाँ पर भी हम दिखा देंगे कि भू स्वामित्व प्रतिरूप किसका है, तो जो अमीर वर्ग होगा कौन सा होगा उच्च जाति का होगा। तो ये अमीर वर्ग के दिखाए गए हैं कि खेत जो पूरा गांव है उसमें आधी खेती जो अमीर वर्ग के एक वर्ग के पास ही है, बाकी जो बचा आपका क्षेत्र उसमें सारे लोग शामिल हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसको तैयार करके रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको वहाँ पे लिख करके आइएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ जो आपका अधिवास भूगोल है वो ख़त्म हो गया। आप आज अधिवास भूगोल का आज ये आखिरी टॉपिक था। अब इसके बाद हम दूसरी यूनिट चालू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जियोग्राफी ऑप्शनल के अगर पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, तो आप इसके लिए हमें इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए 8860558530। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट के साथ।